आज की बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास 12 अक्टूबर 2025 के आसपास की कुछ अहम जानकारियों का ज़ख़ीरा है। ये जानकारी अलग अलग स्रोतों से जमा की हुई है, जैसे पुरस्कार हैं, दुनिया भर की हलचल, अपने देश की खबरें, विज्ञान और भी बहुत कुछ। मकसद बस ये है कि कम समय में दुनिया भर में क्या चल रहा है उसकी एक साफ तस्वीर मिले। तो चलिए इन जानकारियों के तह में उतरते हैं और देखते हैं आज क्या खास है। बिल्कुल। और ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये दिखाती हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना, चाहे वो तकनीक हो, राजनीति हो या समाज। आज हम नोबेल पुरस्कारों से लेकर नई तकनीकों और वैश्विक समझौतों तक कई अहम पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ, तो फिर शुरुआत दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से ही करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025। इस बार शांति पुरस्कार का ऐलान हुआ है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरोना मचाडो के लिए। ये काफी बड़ा नाम है। हाँ, और ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है मेरे ख्याल से। ये वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके लगभग 2 दशक लंबे संघर्ष को सलाम है। नोबेल कमेटी ने खास तौर पर उनके तानाशाही के खिलाफ, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाने के प्रयासों को पहचाना है। सही। ये दुनिया भर में ऐसे आंदोलनों के लिए एक बड़ा प्रतीक है। और साहित्य का नोबेल मिला है हंगरी के लेखक लाज़लो कार्सनाहोरकाई को। अच्छा, लाज़लो कार्सनाहोरकाई। जी, वो अपनी गहरी और अक्सर भविष्य की झलक दिखाती रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। काफी इंटेंस लेखन है उनका। और विज्ञान की तरफ देखें तो रसायन शास्त्र का पुरस्कार इस बार 3 लोगों में बटा है। जापान से सुसुमु कीतागावा, ऑस्ट्रेलिया से रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका से उमर एम यागी। 3 लोग। हाँ, और उनका काम बड़ा दिलचस्प है। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, जिन्हें MOF कहते हैं, उससे जुड़ा है। MOFs ये क्या होते हैं? हाँ, मतलब सरल भाषा में समझे तो ये खास तरह के आणविक स्पंज बनाने जैसा है, मॉलिक्यूलर स्पंज। ये बेहद छोटे छोटे ढांचे होते हैं जिनमें गैसों को सोखने या छानने की गजब की क्षमता होती है। अच्छा, जैसे? सोचिए, जैसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना हो या दवा को शरीर में ठीक जगह पर पहुंचाना हो, इन सब में इनका इस्तेमाल हो सकता है। वाओ! हाँ, अभी ये काफी हद तक प्रयोगशाला में है, लेकिन संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। आणविक स्पंज कमाल है। और भौतिकी में, फिजिक्स में भी 3 नाम हैं, माइकल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेस। जी, इन्हें बिजली के सर्किट में क्वांटम टनलिंग नाम की घटना को समझने और दिखाने के लिए सम्मानित किया गया है। क्वांटम टनलिंग, ये थोड़ा समझाएंगे? देखिए, ये थोड़ा जटिल है, पर आसान भाषा में कहें तो ये क्वांटम कणों की एक अजीब सी क्षमता है जिससे वो रुकावटों को पार कर जाते हैं। जैसे कोई दीवार के आर पार निकल जाए बिना उसे तोड़े। सच में? हाँ, क्वांटम लेवल पर ऐसा होता है, और क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए इस प्रक्रिया को समझना और कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। तो ये उस दिशा में एक अहम पड़ाव है। क्वांटम की दुनिया तो हमेशा हैरान करती है। अच्छा, और चिकित्सा का नोबेल, मेडिसिन का? हाँ, चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल भी संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिला है, मैरी इब्रून को, फ्रेड रॉमसेल और शिमोन साकागुची। ओके। इनकी खोज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ी है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस? हाँ, मतलब ये समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर कैसे अपने और पराये में फर्क करता है। जैसे बाहरी कीटाणु पराये हैं और शरीर के अपने सेल्स अपने, और ये खुद के ही ऊतकों पर, अपने ही सेल्स पर हमला करने से कैसे बचता है। अच्छा, मतलब ऑटो इम्यून बीमारियों से जुड़ा है ये? बिल्कुल। ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे गठिया है या टाइप 1 डायबिटीज, वो इसी संतुलन के बिगड़ने से होती हैं। तो इनकी खोज इन बीमारियों के बेहतर इलाज का रास्ता खोल सकती है। सम्मान दिए गए हैं। फिलीपींस में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब भारत की शेरी सिंह ने जीता है। हाँ, और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाँ, ये वाकई खास उपलब्धि है। ब्यूटी पाजेंट से आगे बढ़कर ये एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और खेल जगत में देखें तो सियाट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स ने 2 दिग्गजों को सम्मानित किया है। भारत के महान लेग स्पिनर BS चंद्रशेखर, हाँ, और वेस्टइंडीज के स्टाइलिश बल्लेबाज ब्रायन लारा, इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्या बात है, दोनों ही अपने समय के जादूगर थे। बिल्कुल। साहित्य में एक और बड़ा सम्मान है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। हाँ, बुकर प्राइज। ये मिला है बानो मुश्ताक को, उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए। बानो मुश्ताक, हार्ट लैम्प, ये से पढ़ना पड़ेगा। स्थित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहते हैं। एजुकेट गर्ल्स का काम जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है, और उसे ये पहचान मिलना
बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से ये पुरस्कार दिखाते हैं कि उत्कृष्टता और सेवा का सम्मान हर क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, खेल हो या समाज सेवा। अब जरा दुनिया के मंच पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है? एक अहम नियुक्ति हुई है ना यूनेस्को में? जी हाँ, मिस्र के पूर्व मंत्री खालिद अल अनानी नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनने वाले हैं। और इसमें खास बात क्या है? खास ये है कि वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले अरब और मिस्र के नागरिक होंगे। अच्छा। यूनेस्को, जो संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण पल है। ये दिखाता है कि वैश्विक संस्थाओं में नेतृत्व अब विविध हो रहा है। वो फ्रांस की ऑड्रे अजोले की जगह लेंगे। ये अच्छी बात है। उधर अमेरिका से एक खबर है जो वहां बसे भारतीय समुदाय के लिए अहम है। कैलिफोर्निया में दिवाली पर छुट्टी। हाँ, कैलिफोर्निया अब दिवाली पर राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट कर चुके हैं। तीसरा राज्य? जी, ये अमेरिका में भारतीय संस्कृति की बढ़ती स्वीकार्यता और प्रभाव का प्रतीक है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक मान्यता मिलना है। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ एक थोड़ी चिंता वाली खबर भी है। रूस और अमेरिका के बीच? हाँ, वो प्लूटोनियम समझौते वाली बात। रूस ने अमेरिका के साथ अपने पुराने प्लूटोनियम समझौते से हटने का फैसला किया है। ये समझौता किस बारे में था? देखिए, इसका मकसद था कि दोनों देशों के पास जो अतिरिक्त हथियार ग्रेड प्लूटोनियम है, जिसे अब हथियारों में इस्तेमाल नहीं करना है, उसे सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाया जाए। तो अब रूस के हटने का क्या मतलब हो सकता है? ये चिंता की बात हो सकती है। ये कदम परमाणु हथियार नियंत्रण की जो व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े करता है और दोनों देशों के बीच जो तनाव पहले से है, उसे और बढ़ा सकता है। इसके पीछे कई जटिल कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका असर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। इस पर नजर रखनी होगी। अच्छा, तकनीक और पर्यावरण के मोर्चे पर कुछ सकारात्मक खबर है? बिल्कुल है। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ऐसा सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है, जो रात में भी बिजली पैदा कर सकता है। रात में सोलर प्लांट कैसे? हाँ, ये सूरज की गर्मी को पिघले हुए नमक मतलब लिक्विड सॉल्ट में स्टोर कर लेता है, फिर रात में उसी गर्मी से बिजली बनाता है। अरे वाह! ये 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यानी ये सूरज ढलने के बाद भी सोलर पावर, ये तो कमाल है। जी। और कूटनीतिक मोर्चे पर? हाँ, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से ये अहम दौरा है। ठीक है। और एक दिलचस्प सांस्कृतिक खबर है। रूस का एक बौद्ध बहुल इलाका है कलमिकिया। हाँ, सुना है। वहां पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है वहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर काफी कुछ चल रहा है, सहयोग भी, तनाव भी और तकनीकी प्रगति भी। अब जरा अपने देश भारत की ओर आते हैं। यहाँ क्या कुछ खास हो रहा है? भारत में भी कई महत्वपूर्ण पहले हुई हैं। जैसे एक चिंता का विषय रहा है ऊंटों की घटती संख्या, खासकर राजस्थान जैसे राज्यों में। हाँ, ये तो सुना था। तो इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू की है। ये पशुधन संरक्षण की दिशा में एक जरूरी कदम है। मायने होंगे। देखिए, एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। इसके सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव पर सबकी नजर रहेगी। इसके पक्ष और विपक्ष में काफी चर्चा हो सकती है। सुरक्षा की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। हाँ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की। हाँ, एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट आई है और इसमें लगातार चौथे साल कोलकाता को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। लगातार चौथा साल कोलकाता? जी। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में संज्ञेय अपराधों मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की दर सबसे कम है। और सबसे असुरक्षित शहर का दर्जा कोची को दिया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये आंकड़े शहरी प्रशासन और पुलिसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। निर्मला सीतारामन ने गुजरात के गांधीनगर में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। ये क्या है? इसका मकसद बहुत नेक है। देखिए, कई बार लोगों का पैसा बैंकों में, बीमा कंपनियों में या दूसरी जगहों पर बिना दावे के पड़ा रह जाता है। हाँ, ऐसा होता है। खासकर पुरानी जमा पूंजी या विरासत में मिली संपत्ति। तो ये अभियान लोगों को ऐसी लावारिस संपत्तियों का पता लगाने और उन पर अपना हक जताने मतलब क्लेम करने में मदद करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही उपयोगी पहल है। जी। शहरी जीवन को आसान बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन लॉन्च किया है। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस एक ऐप से मुंबईकर बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन सबके टिकट बुक कर सकेंगे, यात्रा प्लान कर सकेंगे। मतलब एक ही जगह सब कुछ?
हाँ, शहरी परिवहन को आसान बनाने की कोशिश। और इसी तरह हरियाणा के सोनीपत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए? जी हाँ, हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए। ये माल ढुलाई को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी स्वैपिंग मतलब ट्रक आएगा, डिस्चार्ज बैटरी निकालेगा, चार्ज बैटरी लगाएगा और चल देगा। चार्जिंग का इंतजार नहीं। ये तो बढ़िया है। और हरित ऊर्जा की बात करें तो जैसे चीन में वो सौर संयंत्र है, भारत में भी कुछ हो रहा है? हाँ, भारत भी हरित ऊर्जा पर बहुत जोर दे रहा है। अभी हाल ही में 3 प्रमुख बंदरगाहों को चुना गया है। कौन कौन से? दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, वीओ चिदम नरनार तमिलनाडु में और पारादीप ओडिशा में। इन्हें हरित हाइड्रोजन केंद्र यानी ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के तौर पर विकसित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब? हाँ, मतलब इन बंदरगाहों पर भविष्य के ईंधन, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, भंडारण होगा और शायद निर्यात भी होगा। ये एक बिल्कुल अलग तकनीक है चीन वाले प्लांट से, लेकिन लक्ष्य वही है, स्वच्छ ऊर्जा। अच्छा, वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हो गई है। जी हाँ, वो जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे, उनके सफल पुनर्वास के बाद अब पर्यटक उन्हें सफारी में देख सकेंगे। कितने चीते हैं अब वहाँ? फिलहाल वहाँ 24 चीते हैं। ये वन्यजीव संरक्षण और इको टूरिज्म दोनों के लिए अहम है। बहुत बढ़िया। इसी दिशा में तमिलनाडु सरकार ने भी वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है और केरल ने अपने मसालों के ऐतिहासिक रास्ते को पर्यटन से जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है। वाह। और खेल जगत से एक रिकॉर्ड भी है शायद, जसप्रीत बुमराह का। हाँ बिल्कुल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों मतलब ओडीआई, टेस्ट और टी20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। तीनों फॉर्मेट में 50 मैच? जी, ये उनकी फिटनेस, उनकी काबिलियत और तीनों फॉर्मेट में उनकी अहमियत को दिखाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी तेज गेंदबाज के लिए। सही बात है, उनकी निरंतरता का प्रमाण है ये। बिल्कुल। अब थोड़ा रक्षा विज्ञान और तकनीकी दुनिया में झांकते हैं। साइबर अपराध आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए क्या हो रहा है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए भारत की सीबीआई और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन? जी, इसका कोड नेम है ऑपरेशन हाई 6। हाँ, इसका निशाना दुनिया भर में फैले साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के जो नेटवर्क्स हैं वो। हाँ। अच्छा, ये अच्छी खबर है। और स्वदेशी तकनीक के मोर्चे पर डिफेंस में भारतीय सेना ने देश में ही बने एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम सक्षम को मंजूरी दी है। सक्षम? हाँ, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल ने बनाया है। ये दुश्मन ड्रोन के खतरे से निपटने में सेना की क्षमता बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक और कदम है। और सैन्य अभ्यास? हाँ, भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंड्रा 2025 राजस्थान के बीकानेर में शुरू हो गया है। ये नियमित रूप से होता है। ठीक है। और विज्ञान में एक पुरानी लेकिन बहुत ही रोमांचक खोज हुई है तुर्की में। हाँ, ये वाकई कमाल की खोज है। तुर्की में एक पुरातात्विक जगह है कराहन तेपे। कराहन तेपे? वहां खुदाई में 12,000 साल पुराना टी आकार का एक खंभा मिला है जिस पर इंसानी चेहरा बना हुआ है। 12,000 साल पुराना इंसानी चेहरे वाला खंभा? जी हाँ, जरा सोचिए, 12,000 साल पहले कला का ऐसा नमूना। ये जगह गोबेकली टेपे के पास ही है, जो खुद ही बहुत पुरानी साइट है। ये खोज मानव सभ्यता के शुरुआती दौर, उनकी कला और शायद उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में हमारी समझ को और गहरा कर सकती है। 12,000 साल, ये तो वाकई हैरत अंगीज है। चलिए अब कुछ बैंकिंग, व्यापार और दूसरी मिलीजुली खबरों पर नजर डालते हैं। डिजिटल पेमेंट में भारत का यूपीआई तो बहुत लोकप्रिय है। अब क्या खबर है? बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी कंपनी पेपैल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की यूपीआई को सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाला पहला बड़ा ग्लोबल पेमेंट पार्टनर बन गया है। पेपैल और यूपीआई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब पेपैल के जो करोड़ों ग्लोबल यूजर्स हैं, वो भारत में यूपीआई के जरिए आसानी से पैसे भेज सकेंगे या पेमेंट कर सकेंगे। ये यूपीआई की ग्लोबल पहुंच का एक और बड़ा सबूत है। यानी भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। बिल्कुल। और घरेलू स्तर पर देखें तो एचडीएफसी बैंक ने छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स के लिए माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। माई बिजनेस क्यूआर? हाँ, ये उन्हें आसानी से डिजिटल पेमेंट लेने और अपने व्यापार को ऑनलाइन मैनेज करने में मदद करेगा। ठीक है। एक और साझेदारी हुई है महाराष्ट्र सरकार और स्पेन के बीच। स्पेन के साथ? किस लिए? नागपुर में एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए। अच्छा, नागपुर में? जी।
खेल और मनोरंजन जगत से भी कुछ दिलचस्प नियुक्तियां हुई हैं। क्रिकेटर संजू सैमसन को फुटबॉल की मशहूर इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल ने भारत में अपना आधिकारिक एम्बेसडर बनाया है। हाँ, ये दिलचस्प है। दिखाता है कि फुटबॉल की लोकप्रियता भारत में कितनी बढ़ रही है कि ईपीएल भी भारतीय चेहरों को जोड़ रहा है। बिल्कुल। और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU लॉन्च किया है। 10XU सचिन का ब्रांड है तो यकीनन क्वालिटी पर फोकस होगा। हाँ, और एक बहुत जरूरी नियुक्ति हुई है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जो मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करती हैं। हाँ, वो काफी एक्टिव रही हैं इस मुद्दे पर। उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है। ये बहुत ही अच्छी और जरूरी पहल है। मेंटल हेल्थ पर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है और दीपिका पादुकोण जैसी शख्सियत का जुड़ना इसमें काफी मदद करेगा। हाँ, खासकर हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी गया है। जी। एक और नियुक्ति जो ध्यान खींचती है वो है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। उन्हें टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट और एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने सलाहकार नियुक्त किया है। हाँ, ये आजकल का ट्रेंड सा बन गया है जहां तकनीक और राजनीति के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो रही है। पूर्व राजनेताओं का टेक कंपनियों से जुड़ना आम होता जा रहा है। और अंत में याद दिला दें कि हाल ही में 2 महत्वपूर्ण दिन भी मनाए गए। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस था। हाँ, वर्ल्ड पोस्ट डे। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। बिल्कुल, ये दोनों ही दिन अहम हैं। जी। तो ये थी 12 अक्टूबर 2025 के आसपास की कुछ अहम खबरें और उनके मायने। हमने नोबेल पुरस्कारों की अहमियत से लेकर वैश्विक राजनीति के उतार चढ़ाव, तकनीकी छलांग, हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ते कदम और सामाजिक जागरूकता तक कई पहलुओं को छुआ। हाँ, और आज की बातचीत से एक बात साफ उभरती है कि बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जैसे मारिया माचाडो का शांति पुरस्कार लोकतंत्र के लिए संघर्ष की अहमियत बताता है, तो वहीं पेपल का यूपीआई से जुड़ना दिखाता है कि कैसे तकनीक दुनिया को जोड़ रही है, सीमाओं को मिटा रही है। सही। दूसरी तरफ रूस का प्लूटोनियम समझौते से हटना हमें याद दिलाता है कि जियोपॉलिटिकल तनाव भी एक हकीकत है। और चीन का वो रात में चलने वाला सोलर प्लांट और भारत के हाइड्रोजन हब दिखाते हैं कि दुनिया ऊर्जा के नए और साफ स्रोत कितनी शिद्दत से ढूंढ रही है। बिल्कुल। ये सब देखकर एक सवाल मन में उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि जिस तेजी से ये तकनीक, ये दुनिया के समीकरण, समाज सब कुछ बदल रहा है, उसमें हम सबके लिए, व्यक्तियों के लिए, समुदायों के लिए सबसे जरूरी हुनर या काबिलियत क्या होगी? वो क्या चीज़ है जो हमें ना सिर्फ इस बदलाव के साथ कदम मिलाने में मदद करेगी, बल्कि इसमें आगे बढ़ने और कामयाब होने में भी? ये सोचने वाली बात है। एडेप्टेबिलिटी या कुछ और? हाँ, शायद यही या शायद कुछ और भी। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस जानकारी की गहराई में उतरने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों और नए विश्लेषण के साथ।